आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मानव तंत्र। ह्यूमन जो सिस्टम है उससे संबंधित सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और जो मैटर एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है वही मैं आपको करवाऊंगा। एक बार मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कि जो पोषण जो पढ़ेंगे, ये न्यूट्रिशन का जो पाचन तंत्र के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ कौन सी बुक के अंदर है। ये कक्षा 10 की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5। उसके अंदर ये लीजिए जैव प्रक्रम, इसके अंदर पाचन तंत्र के बारे में बता रखा है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रखा है। उससे पहले थोड़ा सा पोषण के बारे में बताया कि पोषण होता क्या है, और पोषण का ही क्या होता है, पाचन होता है। पाचन क्या होता है और पाचन के विभिन्न अंग क्या होते हैं। इनमें दोस्तों सबसे पहले जो पोषण है, पोषण के प्रकारों के बारे में बताया हुआ है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। और पोषण के दो होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। कुछ जीव होते हैं स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव विषमपोषी होते हैं। उनके बारे में विस्तृत वर्णन तो इसके अंदर नहीं दे रखा, पर मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो आरबीएससी की बुक है ना, कक्षा 10 की आरबीएससी की बुक, उसके अंदर भी ये कक्षा 10 की आरबीएससी की बुक है, इसके अंदर पोषण के प्रकारों को बढ़िया तरीके से समझा रखा है, और जो पाचन तंत्र है उसके बारे में भी बहुत डिटेल से बता रखा है इस बुक के अंदर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट इसके अंदर, इसमें पोषण में सबसे पहले पादप के बारे में बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कैसे प्राप्त करता है। दोस्तों ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे पादप के संबंधित, कि पादप के अंदर पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। और हम यहाँ से शुरू करेंगे मनुष्य में पोषण। एक बार मैं आपको पूरा ये टॉपिक समझा दूंगा, 2 या 3 क्लासों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर जो दे रखा है, इसकी पीडीएफ है ना, वो बनाकर कोई 1-2 पॉइंट और रहा है तो वो बता दूंगा। इसके अंदर थोड़ा सा कम दे रखा है, इसलिए मैं आरबीएससी की कक्षा 9th के अंदर भी दे रखा है, और कक्षा 10 की बुक के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। तो वहां से कुछ पॉइंट वहां से मैंने लिए हैं, और कुछ पॉइंट इस एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। इस आधार पर हम कक्षा 9 और 10 की बुक के अंदर जो पाचन तंत्र के बारे में दे रखा है उससे संबंधित बातें पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जहां ट्रिक बतानी होगी वहां मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा वहां कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते जाएंगे। डायग्राम वगैरह से बहुत बढ़िया तरीके से आपके समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। डायग्रामों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पाचन तंत्र होता है, इससे पहले थोड़ा सा पोषण के बारे में हमें ध्यान होना जरूरी है। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन दोस्तों, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, वही क्या होता है, पोषण। आरबीएससी की बुक के अंदर इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ये क्या है, पोषण है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमें शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, उन्हें ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण का। पोषण के प्रकार इंपॉर्टेंट हैं। पोषण के प्रकार की बात करते हैं, तो पोषण के प्रकार या पोषण की विधि, पोषण की कौन कौन सी विधि है। इस विधि के आधार पर जीवों को 2 तरीके से विभाजित कर दिया गया है दोस्तों। एक तो स्वपोषी, एक विषमपोषी। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स। स्वपोषी और विषमपोषी, इसके बारे में आरबीएससी की बुक के अंदर ये रखा है। मेनली हमें पढ़ना है मानव के अंदर पाचन तंत्र, फिर थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशल पादप के संबंधित प्रकाश संश्लेषण होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, उनको मैं अलग से समझाऊंगा आपको।
और इसके बारे में नॉर्मल देख लेते हैं कि स्वपोषी जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, विषमपोषी कौन से होते हैं, इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। क्योंकि इसमें कम समय लगे इसलिए दोस्तों मैंने इनको पहले से ही लिख दिया है यहाँ पे, जैसे टाइम भी आपका बचेगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं कि जो पोषण के प्रकार के आधार पर जीवों को कितने तरीके से विभाजित किया गया है। दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक तो स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोप्स होता है, एक विषमपोषी होता है, हेटेरोट्रोप्स होता है। तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे दो तरीके के जीव होते हैं, कुछ जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर अपना भोजन कुछ खुद बनाते हैं। कुछ जीव होते हैं जो रासायनिक संश्लेषण, विभिन्न प्रकार के रसायनों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दो तरीके से विभाजित करते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, ये अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कच्चा पदार्थ के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, भी भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। जो जड़ें होती है ना, वहां से तो लेते हैं H2O लेते हैं, और वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं। तो CO2 और H2O लेते हैं ये वातावरण से। ये CO2 और H2 लेकर अपना भोजन, ये कच्चा पदार्थ होता है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये जो हरित लवक के अंदर ना अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये जो CO2 और H2 होते हैं ये कार्बनिक स्रोत होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, ये कार्बनिक स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बनिक स्रोतों को ग्रहण करके अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। रासायन संश्लेषी, रासायन संश्लेषी के कुछ उदाहरण है, जैसे लोहा बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रिकन जो बैक्टीरिया है वो रासायन संश्लेषी के उदाहरण है। ये क्या होता है कि जो लोहा होता है अफी होता है, सल्फर होता है जिसको गंधक भी बोलते हैं, और नाइट्रोजन होता है, इनसे इनका ऑक्सीकरण करके इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और ऊर्जा ग्रहण करके अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों कि कुछ जो स्वपोषी होते हैं ना, कुछ स्वपोषी होते हैं वो जो अपना भोजन बनाते हैं ना, वो किसका सहारा लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ इनका सहारा लेते हैं। मुझे बताओ ये F और N2 क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। तो इसमें कार्बन नहीं है ना, अकार्बनिक स्रोत होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में विषमपोषी, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरों पर क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। इनको चार तरीके से विभाजित करते हैं हम, प्राणी संभोजी, परजीवी, सहजीवी और मर्तोपजीवी। ठीक है, वो आगे वाली PDF में मैंने विभाजित कर रखा है। विषमपोषी, ठीक है, और विषमपोषी में ध्यान रखना प्राणी संभोजी, परजीवी, सहजीवी और मर्तोपजीवी, चार तरीके से विभाजित करते हैं। प्राणी संभोजी क्या होते हैं, अपना भोजन तो खुद इनमें से कोई नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। प्राणी संभोजी होते हैं अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, या अन्य प्राणियों द्वारा जो कार्बनिक जो पदार्थ है ना बनते हैं उनको ग्रहण करते हैं ये। ठीक है, तो अन्य प्राणी संभोजी मतलब अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, या कोई कार्बनिक पदार्थों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे इनको तीन तरीके से विभाजित किया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी तो मुझे बताओ, जैसे हिरण हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ। शाकाहारी का मतलब है जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या जो किस पर निर्भर होते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वो होते हैं। मांसाहारी, मांसाहारी दूसरे जंतुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, दूसरे जंतुओं को मारकर अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, वो होते हैं मांसाहारी, जैसे शेर और चीता। और मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो कीट भक्षी पादप होते हैं, कीटों का क्या करते हैं, भक्षण। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते दोस्तों, स्वपोषी नहीं होते वो। ऐसे भी पादप होते हैं, कीटहारी पादप, तो क्या बोला जाता है, कीटहारी पादप भी होते हैं जो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये चीज जो दे रखी है कीटहारी पादप, ये कक्षा 7 की बुक है, एनसीईआरटी की बुक। क्योंकि मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो एनसीईआरटी को तो हमें पढ़ाना पड़ता है, अभी कक्षा 6, 7, 8 की बुक तो हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कक्षा 7 की बुक के अंदर दे रखा है, पहला ही चैप्टर है, पहला है या दूसरा है, पहला ही चैप्टर है शायद, पादपों में पोषण, है ना, वहां ये दे रखा था, तो मैंने यहाँ लिखाना इसको उचित समझा। कीटहारी पादप होते हैं घटपर्णी पादप, एक तो घटपर्णी होता है, उसके ऊपर एक पत्ता लगा होता है,
और जब भी कीट उसके अंदर जाता है तो पत्ता ऊपर से बंद हो जाता है और कीट का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। ये जो घटपर्णी पादप होते हैं ना, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो एक तो इसके उदाहरण याद रखना, घटपर्णी पादप को इंग्लिश में कहते हैं नेफेंथीज, एफेंथीज, ड्रोसेरा, डायोनिया, विंस फ्लाई ट्रेप, ये उदाहरण दे रखा है उस बुक के अंदर। विंस फ्लाई ट्रेप दे रखा है, घटपर्णी दे रखा है, तंड्यू दे रखा है, और यूट्रिकुलेरा, यूट्रिकुलेरा है ये। कुलेरा कर लेना, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतने उदाहरण है कीटहारी पादप के उदाहरण है। देखो कैसे याद करोगे भी, याद रखो। सबसे पहले कीटहारी पादप आपके दिमाग में आना जरूरी है, उनके उदाहरण देखो। संड्यू, संडे को क्या करना है, संडे को याद कराने की कोशिश करो। विंस फ्लाई, फ्लाई हमें क्या करना है, फ्लाई करना है, उड़ना है हमें। विंस, जींद के लिए हमें उड़ान भरनी है। संडे को आपकी छुट्टी रहेगी और आपको जींद के लिए क्या भरनी है, उड़ान भरनी है। ड्रोसेरा, डरना नहीं है भी, डरना नहीं है, डरना नहीं है। घटपर्णी, घटपर्णी को इससे कनेक्ट कर लो भी, डरना नहीं है। जब भी डर लगे ना तो घड़े से क्या करना है, रे पानी पीना। घटपर्णी। यूट्रिकुलेरा, यूट्रन लेना है, ठीक है। देखो संडे को है ना, संडे को आपको क्या करना है, उड़ना है, ठीक है। मीन्स कोई एक जींद के लिए कोई आपको उड़ान भरनी है। संडे के दिन आपको डरना नहीं है और यू टर्न लेना है, यूट्रिकुलेरा, यू टर्न लेना है, डरना नहीं है। और घड़े से क्या, घड़े का पानी पीना है भी, याद हो जाएंगे, आपने तरीके से याद कर लिया। चलो ये हो गई। परजीवी की बात करते हैं। परजीवी होते हैं ना, ये अन्य प्राणी व पादपों के शरीर के या तो बाहर रहते हैं या तो शरीर के बाहर चिपके होते हैं या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। परजीवी, ध्यान रखना, ये भी एक विषमपोषी का प्रकार है। दो तरीके से विभाजित करते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी भी होते हैं जो पोष्य, परपोषी होता है ना, परपोषी की त्वचा पर चिपक कर अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। परपोषी की त्वचा के चिपक कर क्या बनाते हैं दोस्तों, अपना भोजन। जैसे जू हुआ, खटमल हुआ, मच्छर हुआ, अमरबेल, कसकुट्टा बोलते हैं ना, अमरबेल। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताओ निम्न में से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन कौन सा पौधा नहीं बनाता। इनमें से कोई एक नाम मिल सकता है या अमरबेल मिल सकती है। अमरबेल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाती दोस्तों। तो जो कसकुट्टा होता है ना, वो क्या होता है, बाह्य परजीवी के अंदर आता है, विषमपोषी के अंदर आता है। तो ये जो भोजन है ना, ये दूसरे पौधे की चिपकी हुई होती है, देखना लिपटी हुई होती है, और उस पौधे से क्या बनाती है, भोजन उस पौधे से ग्रहण करती है। तो अमरबेल होता है ना, अमरबेल, ये प्रश्न आया हुआ है कि एक तो अमरबेल है और एक वो पौधा है जिसकी वो चिपकी हुई है। तो अमरबेल है वो तो है परजीवी, और जो वो पौधा है ना वो क्या है, परपोषी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये पादप के बारे में। अंतः परजीवी जो अंदर रहकर अपना भोजन क्या बनाते हैं, दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं। जैसे यकृत कर्मी, यकृत के अंदर एक कर्मी होता है जिसको यकृत कर्मी बोलते हैं। पित्ता कर्मी पाया जाता है। प्लाज्मोडियम होता है, तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ का नाम होता है ना, प्लाज्मोडियम, वो भी शरीर के अंदर रहकर क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। तो ये अंतर परजीवी के उदाहरण है, ठीक है। आगे वाला देखता है सहजीवी और मर्तोपजीवी। सहजीवी, सहजीवी क्या होता है अभी, सहजीवी ये भी क्या होते हैं, ये भी परपोष, ये भी विषमपोषी होते हैं, ध्यान रखना। दूसरे जीवों से अपना भोजन बनाते हैं। पर सहजीवी मतलब सह मतलब साथ, जीवी मतलब जीव, दो जीव एक साथ रहते हैं भी, भिन्न भिन्न जातियों के दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों का लाभ होता है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एक को हानि होगी एक को लाभ होगा। सहजीवी के अंदर दो अलग अलग जाति के दो जीव एक साथ रहेंगे, ठीक है, दोनों को लाभ होगा, ठीक है। जैसे, और इसका जो इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना, उसको बोलते हैं सहजीविता का संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीविता का संबंध बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन एक जीव होता है, लाइकेन, या लाइकेन हम संबंध भी बोल सकते हैं। लाइकेन सहजीवी होता है, ध्यान रखना। लाइकेन के अंदर दो जीव होते हैं, एक तो शैवाल होता है और कवक होता है। शैवाल कवक की मदद करता है, कवक शैवाल की मदद करता है, ध्यान रखना। तो ये लाइकेन है, ये क्या है, सहजीवी है, न कि परजीवी है, ठीक है। ये लाइकेन क्या है, सहजीवी है, ध्यान रखना। तो जिसमें दो आते हैं, शैवाल और कवक की याद रखना, शैवाल और कवक आते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये।
ई कोलाई जो जीवाणु होता है वो आंत के अंदर पाया जाता है ना, वो आंत को नुकसान नहीं पहुंचाता भी, उसको भी लाभ होता है और अपने आंत को भी, अपने शरीर को भी क्या होता है, लाभ मिलता है। ई कोलाई जीवाणु। लेग्मिनेस जो कुल के पादप होते हैं, दलहन फसल होती है ना, उनके में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों के अंदर। राइजोबियम को भी भोजन मिल रहा होता है और उन पौधों के भी क्या होता है, फायदा होता है, उनको नाइट्रोजन मिल रही होती है। और कवक होता है ना, कवक वो वृक्षों की जड़ों में पाए जाते हैं कवक। वृक्ष को लाभ हो रहा है क्यों, वृक्ष को आसानी होती है नीचे से H2O तो खींचने में ना आसानी होती है, ठीक है, और कवक को उसको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा होता है। तो ये कवक और वृक्ष जो, तो वृक्ष की जड़ों में कवक पाए जाते हैं, वो एक सहजीवी होते हैं, सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या मर्त ऊतकों से अपना भोजन बनाते हैं भी, ठीक है ना। जैसे इसमें मुख्य उदाहरण तो इसमें कवक आता है, जितने भी कवक होते हैं फंजाई होते हैं ना, फंजाई होते हैं, वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। मर्त व सड़े गले ऊतकों से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। कुछ जीवाणु भी आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये जो दही दूध में पाया जाता है, दूध को दही में बदलने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। कुछ सारे कवक होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, और एक पौधा भी होता है, ध्यान रखना, जो कि मर्तोपजीवी है, मोनोट्रोपा। ये ध्यान रखना, क्या, मोनोट्रोपा। ये एक पुष्पीय पौधा है, इसके पुष्प आता है, पर ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या मर्त या सड़े गले ऊतकों से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ये मोनोट्रोपा है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता, ये विषम पोषी, और विषम पोषी में कौन सा प्रकार है, मर्तोपजीवी का प्रकार है, तो ये मोनोट्रोपा, ध्यान रखना। म्यूकर और एगेरिकस और मशरूम होता है, जो खुम्बी वगैरह होते हैं ना खेतों में, आपने देखी होगी, छत्रक बोलते हैं जिसको, ये कवक हैं। और लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु है। किसके उदाहरण है, ये मर्तोपजीवी। ये जो 4 प्रकार के पढ़े हैं हमने ना, चारों प्रकार पढ़े हैं, ये ध्यान रखना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पोषण पढ़ लिया, पोषण के बारे में देख लिया, और अब हम पोषण के प्रकार देख लिए। अब हम आते हैं पाचन पर। क्या आते हैं, पाचन पर आते हैं। पाचन होता क्या है, डाइजेस्टिव। ये क्या होता है पाचन, जो पाचन होता है ना, पाचन, पाचन का मतलब होता है दोस्तों, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना। जो पोषण ग्रहण करते हैं ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, सरल पदार्थ में तोड़कर उनको अवशोषित करने योग्य बनाना, शरीर सरल पदार्थों को तोड़ना, वही क्या होता है, पाचन होता है। इसमें जो सहायक होते हैं ना, सहायक होते हैं, वो होते हैं एंजाइम, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये जैव उत्प्रेरक बोला जाता है इसको, जैव उत्प्रेरक। कुछ जैव उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये पाचन में अपनी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिर उनको अवशोषित करने में भी क्या करते हैं, अपनी सहायता करते हैं, और उनसे हमें क्या मिलती है, फिर एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम अपने जो मेन आते हैं, कि जो मानव जो पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र, कि मानव के अंदर देखो भी, हर जीव होता है ना, उसमें अलग अलग पाचन तंत्र की क्रिया होती है, अलग अलग विशिष्ट अंग होता है। जैसे बात करते हैं एक कोशिका के बारे में, वो भी पढ़ेंगे हम, कि जो अमीबा वगैरह हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक कोशिका होते हैं, उनकी हर कोशिका होती है ना, वो बाह्य जो वातावरण होता है उनके संपर्क में होती है। पर जो मानव होता है ना, मानव के अंदर एग्नित कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका वातावरण से संपर्क में नहीं रह सकती। तो एक निश्चित एक तंत्र बना होता है अपने अंदर, कि भोजन सबसे पहले मुख में ग्रहण करेंगे, फिर उनका धीरे धीरे विभिन्न अंगों में जाकर अवशोषण होगा, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में जो ये पाचन तंत्र होता है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग अंग होते हैं। हम अलग अलग, जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाचन के संबंधित पढ़ेंगे, ये मानव के पढ़ने के बाद में थोड़ा सा है, 1-2 पेज एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। घास खाने वाले जो जीव होते हैं,
ठीक है, उनके अंदर पाचन के लिए विशेष एक तंत्र बना होता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं केवल मानव तंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मानव तंत्र का डायग्राम बनाऊंगा। देखो वो डायग्राम अगर समझ में आ गया था नहीं, ऐसा मानो कि पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र वो कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, 50%। यही ये टॉपिक, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि ये स्टोमच होता कहाँ पे है, छोटी आंत कहाँ पे होती है, बड़ी आंत होती कहाँ पे है, ठीक है, ये गर्सनी कहाँ पर होती है, ग्रास नली कहाँ, ठीक है, लार ग्रंथि कहाँ पे होती है, उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ कि अब देखते हैं। पाचन तंत्र होता है मनुष्य का जो अपना एक तंत्र होता है, जिसके अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम होता है। उसका मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ, वैसे तो यहाँ डायग्राम बने हुए हैं, ये भी दिखा दूंगा आपको, फिर आप अगर किस तरीके से बनाओ वो देख लेना। देखो भी, आप कलाकार तो हाथ को नहीं यहाँ पढ़ने, इसी कोई बात को नहीं समझ में आ जाए थारे आडो मोटो बना दियोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आना जरूरी है भी। ठीक है, नीचे वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि आंत कोई छोटी मोटी बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आप थारे समझ में आना चाहिए भी, और की है। अब देखो तो, अब इसमें दोस्तों एक तो होती है अपने मुख भोजन, जो मनुष्य है ना, वो हम भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, अपने मुख के द्वारा करते हैं। तो जो मुख जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा होती है डायग्राम के अंदर। पहले मुख गुहा होती है, और नास होती है ना अपनी, नाक होती है, उसके अंदर होती है नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखता हूं मैं, चलो कोशिश करते हैं बढ़िया सा डायग्राम बन जाए। ये डायग्राम अगर समझ में आ जाता है ना दोस्तों, तो ऐसा मानो ये टॉपिक 50% आपकी यहीं की जोर को नहीं हो। ये लो श्वास नली। अब मैं यहाँ बात समझाऊंगा आपको, यहाँ पर लगा होता है, तो आपको बताऊंगा एक एक चीज। देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, कलर को बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं, नासा गुहा। और यहाँ पे होती है ना, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ से बनाया हुआ ज्यादा समझ में आएगा। अभी आपको तो हाथ से बनाना होगा ना, तो ये डायग्राम, वरना तो मैं वहां भी समझा देता नासा गुहा। इसके बाद में नासा गुहा है ना, नासा गुहा आगे जाकर खुलती है, नासा घर्षणी के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती होती है, नासा घर्षणी, नासोफेरिक। नासा घर्षणी होती है यहाँ पे, नासा गुहा आगे जाकर नासा घर्षणी के अंदर खुलती है, और मुख गुहा आगे जाकर है ना, यहाँ पे ये ये खिलती है मुख, मुख घर्षणी के अंदर, घर्षणी बोलते हैं, या मुख घर्षणी बोलते हैं, इसमें बोलते हैं फिक्स, ओरोफेरिक्स बोलते हैं नेक्स्ट, मुख घर्षणी। अब देखो मुख घर्षणी आ गई, यहाँ पे ये घर्षणी है, मुख घर्षणी है।
मुख घर्षणी और नासा घर्षणी आगे जाकर मुख घर्षणी में आती है, ठीक है। और नासा घर्षणी को और भी नाम दिया गया है, वो आपको आगे बताऊंगा। इसको इसको कहा जाता है अग्र घर्षणी भी कहा जाता है। पहले पहले ऊपरी ऊपर होती है ना अग्र, फिर ये किसके अंदर खुलती है, मुख घर्षणी के अंदर आकर खुल जाती है, ठीक है। मुख घर्षणी के अंदर आके खुलती है ना, तो मुख घर्षणी को मध्य घर्षणी बोलते हैं। इसके बाद में आगे यहां होता है, ये जो भाग है दोस्तों, ये यहाँ पे दोनों आगे कहाँ मिलती है, उसके आगे वाला जो भाग है ना, तो बोलते हैं कंठ घर्षणी। क्या बोलते हैं, कंठ घर्षणी बोलते हैं। अधो घर्षणी भी बोलते हैं, अधो घर्षणी। अधो का मतलब होता है नीचे वाली घर्षणी, अधो घर्षणी बोलते हैं। हाइपो, वेरी नेक्स्ट, ठीक है। यहां तक किसी की कोई समझ। नाक वाली नासा गुहा, उसके बाद में मुख के अंदर मुख गुहा होती है, नासा गुहा आगे नासा घर्षणी में खुलती है, मुख गुहा आगे मुख घर्षणी में खुलती है, फिर ऊपर से नासा जो घर्षणी आती है वो मुख घर्षणी में आकर मिल जाती है। मिलने के बाद में जो नीचे वाला भाग होता है, जो अपना कंठ होता है ना, कंठ, कंठ तो जो संबंधित है वो श्वास नली से संबंधित है। आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये देखो, ये बना रखी है ना मैंने। फिर क्या होता है, जो कंठ होता है, कंठ के पीछे, कंठ के पीछे, कंठ के पीछे वाला भाग होता है ना, उसको बोलते हैं कंठ घर्षणी बोलते हैं, ठीक है। जीभ के नीचे, यहाँ पे जीभ होती है अपनी, जीभ के नीचे और कंठ के पीछे वाले भाग को बोलते हैं कंठ घर्षणी या अधो घर्षणी बोलते हैं। नासा घर्षणी को हम ये भी बोल सकते हैं, अग्र घर्षणी भी बोलते हैं। अग्र ऐसा नहीं, अरे हिंदी अंतिम तो क्या थे, क्या कहा, तो अग्र घर्षणी बोल, तो मध्य घर्षणी भी कह सकते हैं, मध्य घर्षणी। इंग्लिश में नाम यही मिलेंगे आपको, ही मिल जाओ। तभी इंग्लिश के वर्ड काम में ले रहा हूँ, जहाँ जरूरत होती है ना वहाँ इंग्लिश के वर्ड अपने आप काम में ले लूँ। अब देखो तो आगे कंठ घर्षणी होती है। यहाँ जो होता है ना दोस्तों, यहाँ होता है एपिग्लोटिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो अलग कलर का दिखा रखा है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। ये एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स ढक्कन होता है, ये ढक्कन होता है, एपिग्लोटिक्स ढक्कन होता है ये। इसका काम क्या होता है, मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा अलग से। ये होती है श्वास नली, इसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। ये नीचे जो आगे वाली होती है ना, आगे वाली श्वास नली होती है, उसके पीछे श्वास नली आगे जाकर फेफड़ों में खुलती है, क्योंकि फेफड़े अपने आगे होते हैं ना। फेफड़ों के पीछे, फेफड़ों के पीछे है ना, वो होती है ग्रास नली। तो ये जो होती है ना, ये ऐसे लिख दो, श्वास नली। श्वास नली के संबंधित हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंदर। पर आपके यहाँ सिस्टम समझ में आना जरूरी है कि होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जब भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो ये जो एपिग्लोटिक्स जो ढक्कन होता है ना, ये श्वास नली के ऊपर गिर जाता है, यहाँ से ये बंद हो जाता है। बंद होते ही भोजन किसके अंदर नहीं जाएगा, श्वास नली के अंदर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी से भोजन करते हैं, जल्दबाजी करते हैं ना खाना खाने में, तब आपके क्या पड़ सुना जाए, ठीक है। क्योंकि वो एपिग्लोटिक्स है ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि बंद होना है खुलना है अपन, तो वो भोजन कई बार श्वास नली के अंदर चला जाता है, तब अपन उद्दत से आवे नहीं, खांसी से आने लग जाओ, वो इसी कारण आता है, ठीक है। तो ये जो ढक्कन है ये इसके ऊपर गिर जाएगा और श्वास नली के अंदर है भोजन नहीं जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया गया है विशिष्ट। घर्षणी आगे जाकर खुलती है दोस्तों ग्रास नली के अंदर, ये होती है ग्रास नली। क्या होती है, ग्रास नली, ओइसोफेग्स, ओइसोफेग्स, ग्रास नली या ग्रसिका भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रास नली के आगे चलता है, चलता है, यहाँ पे आके जाकर आता है स्टोमच। अपना क्या आता है, स्टोमच आता है, अमाशय बोलते हैं, ठीक है, स्टोमच आता है। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये छोटी आंत शुरू हो जाती है, ये अपनी क्या है,
यहाँ से फिर बड़ी आंत शुरू हो, ये लीजिए, ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम। आहार नाल पढ़ रहे हैं, ये एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके बारे में देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। ट्रोमस बोलते हैं जिसको, ट्रोमस। ठीक है। अमाशय के अंदर भोजन आता है ग्रास नली के बाद में। अमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है। यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे रुकने के बाद में भोजन आता है छोटी आंत के अंदर। इसका नाम है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। स्मॉल, जो इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइल। ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये है बड़ी आंत, ये है ना, ये अलग कलर की दिखा देता हूँ। ये है बड़ी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत। बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत के जो पहले वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ड्योडिनम, इंग्लिश में ड्योडिनम बोलते हैं। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में दे रखे हैं नाम, कई बार आ जाते हैं। हिंदी में याद रखो तो ग्रहणी। वो गर्सनी है, ये ग्रहणी है। ठीक है। छोटी आंत का जो बीच वाला भाग होता है ना, उसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत। और नीचे वाला भाग होता है ना, लास्ट भाग होता है, उसको बोलते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत। ठीक है। इसको अगर क्षुद्रांत को बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो बोलते हैं जेजुनम। जेजू। और जो क्षुद्रांत है ना, इसको बोलते हैं इलियम। इलियम बोलते हैं। तो जो छोटी आंत का लास्ट भाग होता है ना, लास्ट भाग होता है जहां से बड़ी आंत शुरू होती है दोस्तों, वहां पर एक इस तरीके से एक खांस निकली होती है। क्या होती है? ये खांस निकली होती है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। कौन है अपेंडिक्स को? ऑपरेशन अपेंडिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में नाम है शायद कृत्रिम का, ऐसा सा है, अपेंडिक्स। बड़ी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है। बड़ी आंत के भी जो शुरुआत वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अर्धनाल। क्या बोलते हैं? अर्धनाल। इसके भी भाग हैं। आप सिक्कम याद रखना, कम। इंग्लिश में सिक्कम है और हिंदी में आगे लिखा दूंगा ये अर्धनाल। सिक्कम के बाद में आगे वाला आता है, वो आता है वृहदातर, और लास्ट आता है वो मलाशय आता है। तो वृहदातर होता है ना, वृहदातर मतलब, इसको वृहदातर वो बोलते हैं कोलम। कोलम। और जो शुरुआत वाला भाग को सिक्कम कहते हैं, अर्धनाल कहते हैं, बीच वाले भाग को कोलम कहते हैं, और रेक्टम, नीचे वाले को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम ये लास्ट वाला भाग होता है दोस्तों, ये होता है मलाशय। है ना, मलाशय। रेक्टम बोलते हैं जिसको, मलाशय को वृहदातर। बृहदान्तर। बड़ी आंत की ये भाग हुई। इसके बाद में मलाशय आगे जाकर खुलता है गुर्दा के अंदर। गुदा के अंदर, किसके अंदर? गुदा के अंदर। गुदा। गुदा के अंदर खुलता है, और गुदा से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो बचा हुआ पदार्थ होता है ना, जिसका पाचन हो जाता है, और तो अपने पूरे शरीर के अंदर पाचन हो जाता है, और लास्ट में जो जो अपचित भोजन है जिसका पाचन नहीं होता, वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये होती है पूरे की पूरी पाचन तंत्र होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम समझ में आ गया। इसके बाद में थोड़ी रुको एक बार, ये तो आहार नाल के संबंधित बताया मैंने, ग्रंथियों के संबंधित नहीं बताया। यहाँ पे होती है दोस्तों लीवर। ये क्या होता है? लीवर होता है, ये लीवर, यकृत होता है। यकृत या लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है। लीवर के यहाँ पे होता है पित्ताशय। तो बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय। लीवर होता है यहाँ पे,
इस साइड में, अमाशय के उस साइड में ये पित्ताशय होता है। अब ये जो पहले वाला भाग होता है ना, यहाँ से शुरू हो जाती है छोटी आंत। जो ग्रहणी भाग होता है ना, छोटी आंत का जो ड्यूोडेनम होता है, ग्रहणी भाग होता है, यहाँ से नलिका निकली होती है। मैं आपको जानकारी के लिए इस तरीके से यहाँ पे मिला देता हूँ। ये नलिका इसके अंदर मिली होती है। पित्ताशय से जो पीतरस जो संग्रहित होता है ना, यकृत से पीतरस का निर्माण होता है और वो संग्रहित होता है पित्ताशय में आकर, ठीक है। और फिर वो किसके अंदर आता है, कार्य कहाँ पे आकर करता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आकर क्या करता है, कार्य करता है। और यहाँ पे इसके जो अमाशय होता है ना, उसके पीछे यहाँ मैं दर्शा देता हूँ, ये होता है अग्नाशय, 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 ठीक है। पेनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में, अग्नाशय होता है। तो ये अग्नाशय होता है, यहाँ से भी कुछ नलिकाएं होती हैं, वो इसके अंदर जाकर मिलती हैं, ठीक है ना। अग्नाशय, यहाँ से अग्नाशय रस स्रावित होता है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, लट एंजाइम होते हैं, ट्रिकलट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। वो एंजाइम जाकर काम कहाँ पे करते हैं, ग्रहणी भाग में करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि सर्वाधिक पाचन होता है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है दोस्तों। छोटी आंत के किस भाग में होता है, ग्रहणी भाग में होता है। चलो ठीक है, यहाँ से आ गया, ग्रहणी भाग में हो गया, तो यहाँ पे पाचन हो गया। इस तरीके से ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है, कौन सा अंग कहाँ पे आपका जो इमेज बन गई है दिमाग के अंदर, तो इस टॉपिक का 50% पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे आपको समझाने वाली चीजें नहीं है, कुछ एक दो चीजें, ठीक है। और कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैं याद रखने की मेरी गारंटी है, भी ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा, झटाई झट याद होंगे। देखिए, चलो तो आगे चला। अब मैं आपको जो डायग्राम है वो यहाँ दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जो हमने बनाया। ये अपना मुख होता है, ये मुख होता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो मैंने बताई थी नासा घर्षणी होती है, और ये जो भाग होता है तो मुख घर्षणी बोलते हैं। और फिर ये जो होता है इसको कंठ घर्षणी बोलते हैं। यहाँ एपिग्लोटिक्स ढक्कन लगा होता है। ये आगे जाकर किस में बदलती है, ग्रास नली में, इसोफेगस ग्रास नली में। और ग्रास नली, ये ग्रास नली जाती है, ग्रास नली आगे जाकर अमाशय स्टोमच में जाती है। स्टोमच के बाद में ये आगे जाकर कहाँ जाती है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत ये बीच वाली हो गई। ये जो मैंने बताया था आपको अपेंडिक्स हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये बड़ी आंत यहाँ से होकर यहाँ से होकर, इस तरीके से ये लास्ट वाला भाग होता है वो गुदा होता है, ठीक है। और ये होता है अपना लीवर होता है, यकृत होता है। इस तरीके से दो पालियों में बंटा हुआ होता है। ये आगे लिखूंगा, ये दो पालियों में बंटा हुआ होता है। पुनरुद्भवन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है यकृत के अंदर। ये चेक भी किया हुआ है, कुत्ते का यकृत काटा गया था, वापस आ जाता है ये, ठीक है ना। रिकवरी बहुत जल्दी करता है लीवर अपना, ठीक है। और यहाँ पे होता है ये जो पित्ताशय होता है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होता है पित्ताशय। पीतरस का निर्माण लीवर के अंदर होता है। लीवर के बाद में ये एकत्रित होता है ना, संग्रहित होता है, वो पित्ताशय में आकर संग्रहित होता है। ये नलिका ये दिखाई हुई है, ये जाकर खुलती है यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये अग्नाशय पेनक्रियाज होता है। यहाँ की नलिका भी ये छोटी आंत के इस भाग में खुलती है, ठीक है। तो यहाँ खुलती है, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। तो ये आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भी, 1% भी कंफ्यूज आपके दिमाग में नहीं रहेगा, पूरा क्लियर करवाने की कोशिश रहेगी। यहाँ से एसएससी वो जो है ना 10+2 वहां से क्वेश्चन आया हुआ था, कंठ के पीछे वाले भाग में और जीवा के नीचे वाले भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी घर्षणी पाई जाती है। वो होती है दो घर्षणी, कह सकते हैं हाइपोफेरिक्स बोल सकते हैं आप, ठीक है, या आप कंठ घर्षणी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगना, देखो ये होती है नासल केविटी, नासा गुआ बोलते हैं इसको। और ये होती है, यहाँ पे होती है मुख गुआ, ये अपनी होती है जीभ दोस्तों। ये क्या होती है अपनी, ये जीभ होती है, ठीक है। और जीभ है ना, जीभ का जो ये जो भाग होता है ना, आगे वाला भाग होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। आगे वाला भाग तो स्वतंत्र होता है जीभ का, और मध्य वाला भाग में, यहाँ पे आगे कोई डायग्राम है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे डायग्राम वो नहीं है, मैं आपको यही बता देता हूँ। आगे वाले भाग में आप देखना, मध्य वाले भाग में एक ऐसी सी लगी हुई होती है, वो जीभ है ना बंधी होती है मध्य वाले भाग से। यहाँ नीचे वाले भाग में बंधी हुई होती है। ये जो ये हड्डी होती है ना, जिससे जीभ जुड़ी होती है, हायोइड बोन बोलते हैं,
हायोइड बोन, ठीक है। और मध्य भाग है ना, वो एक पतली सी लेयर होती है, होठ के ऊपर वाली होती है, ये देखो यहाँ जुड़ी होती है, ये नीचे भी जुड़ी होती है, जीभ के नीचे होती है ना, तो बोलते हैं फ्रेन्यूलम, तो बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंगवी। ये आगे लिखा दूंगा मैं आपको, नो टेंशन, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जीभ आ गई तो मैंने बता दिया, फ्रेन्यूलम लिंगवी से जुड़ी हुई होती है ये नीचे मध्य वाले भाग पर, ठीक है ना। मतलब जीभ को है ना, जीभ को तल से जोड़ने का काम करती है वो। और जो पीछे वाले भाग में जो हड्डी जुड़ी होती है वो होती है हायोइड बोन होती है, जबड़े की हड्डी बोला जाता है इसको एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये जो होती है ना यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मुख गुहा, वो नासा गुहा, मुख गुहा। अब जो आगे वाला भाग होता है ना, नासोफेरिक्स, ठीक है, ये होता है, ये आपको येलो कलर वाली दिखाई दे रही है ना, ये तो बोलते हैं नासा गुहा, ओ सॉरी नासा घर्षणी बोलते हैं। इसके बाद में ये आपको ओरोफेरिक्स दिखाई दे रही है ना, ओरोफेरिक्स, ये जो ये भाग है ना, ये भाग ये होता है ओरोफेरिक्स। मुझे बताओ, जो नासा जो घर्षणी होती है वो मुख घर्षणी के अंदर आकर खुलती है ना, यहाँ पे खुल गई। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ अपना ये होता है श्वास नली, ये क्या होती है, ये श्वास नली होती है, ये श्वास नली होती है। और श्वास नली के ऊपर ये एपिग्लोटिक्स लगा होता है, ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन लगा होता है, ये इसको क्या कर लेता है, ढक लेता है जब इसमें भोजन आ रहा होता है। श्वास नली हो गई, और ये अपना क्या हो गया, कंठ हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, कंठ हो गया, ठीक है। श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कंठ है, ठीक है ना। और मुझे बताओ, ये घर्षणी है, और ये जो कंठ के पीछे वाली यहाँ पर है ना, ये इसको बोलते हैं कंठ घर्षणी। क्या बोलते हैं, कंठ घर्षणी बोलते हैं। कंठ घर्षणी से नीचे ना, कंठ घर्षणी से नीचे भोजन यहाँ से जाएगा, है कि यहाँ से, तो श्वास नली है भी, भोजन यहाँ से जाएगा, उसको बोलते हैं नासा घर्षणी, ठीक है ना। इसोफेक्स बोलते हैं, नासा घर्षणी बोलते हैं। फिर नासा घर्षणी आगे जाकर अमाशय, अमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद में गुदा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिखा रखा है हाइपोफेरिक्स, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये और दिखा देता हूँ। एपिग्लोटिक्स है ना, एपिग्लोटिक्स वो खुला हुआ, ये क्या है एपिग्लोटिक्स दोस्तों, ये खुला हुआ है एपिग्लोटिक्स। तो हवा क्या जाती है, हवा यहाँ से होकर इसके श्वास नली, एपिग्लोटिक्स का काम होता है केवल भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करना, रोकना। ये उसके ऊपर डल जाता है, ये अपना लेरिक्स है, कंठ है लेरिक्स, ठीक है ना। एयर इसके अंदर जा रही है, ठीक है। आगे जाकर ये ट्रेकिया है, श्वास नली है ये, ठीक है ना। ये पीछे इसकी दर्शा रखी है, ये इसोफेक्स होती है, ग्रास नली होती है, ये ओपन एपिग्लोटिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब भोजन आ रहा होता है ना, यहाँ से भोजन आ रहा होता है, तो ये क्या हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, इस तरीके से बंद हो गया, और ये ग्रास नली से भोजन इसके अंदर आगे चला जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी अब तो बढ़िया तरीके से। चलो, तो समझ में आ गई है, तो हम आगे शुरू करते हैं। आपको आगे वाला पेज निकाल कर, कि आहार जो पाचन तंत्र होता है ना मनुष्य के, पाचन तंत्र को दो तरीके से विभाजित किया गया है। ये आरबीएससी की बुक के अंदर दे रखा है अभी, पाचन तंत्र दो तरीके से विभाजित किया गया है। मानव के पाचन तंत्र को दो तरीके से विभाजित किया गया है, एक होता है आहार नाल, एलिमेंट्री नाल, और आहार नाल दो नंबर है ग्रंथि ग्लैंड, ग्रंथियां, ग्लैंड या ग्रंथियां। आहार नाल के अंदर जो आता है ना, आहार नाल के अंदर सबसे पहले क्या आता है, आपको डायग्राम से पता चल गया होगा। सबसे पहले भोजन आता है मुख के अंदर, या मुख गुहा बोल सकते हैं, मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के बाद में भोजन कहाँ जाता है, घर्षणी के अंदर जाता है, घर्षणी के अंदर जाता है, घर्षणी के अंदर जाता है। एक सेकंड में आपको थोड़ा सा वो और बता देता हूँ। चलो, वो हम वो पढ़ेंगे ना आगे, तो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अपनी जो जीभ होती है ना, जीभ होती है, और अपना ऊपर तालू होता है, तालू होता है, ताड़ू बोला नेपा, उसके आगे एक वी आकार की लटकी हुई शेप होती है, होती है नहीं होती है पीछे, वी आकार की, अगली उंगली कहता होगा कहीं तो फिर, ठीक है। वी आकार की क्या होती है, शेप होती है, इस तरीके से गांठ आकार की होती है।
को बोलते हैं, कई बुकों में तो यवला लिख रखा है ना, या इसकी यूला बोलते हैं इसको, यूला, सारण यवला कर देते हैं, तो ये क्या है, यूला है, इसको यूला बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम दोस्तों ये होता है कि जो भोजन जा रहा है वो भोजन मुख से जा रहा है मुख घर्षणी के अंदर, और ये यूला है ना, ये भोजन को नीचे एक तो घर्षणी के अंदर नीचे खिसकाने में मदद करता है कि नीचे की ओर भोजन चला जाए, घर्षणी के अंदर मुख गुहा से भोजन किसके अंदर चला जाए, घर्षणी के अंदर चला जाए, और एक के साथ में मदद ये करता है कि भोजन कहीं नासा घर्षणी के अंदर ना चला जाए, ऊपर वाली नासा घर्षणी के अंदर न चला जाए। तो ये यूला होता है ना, यूला, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, इसके बाद में मुख्य आहार नाल पड़ा है ना, आहार नाल, और जो आहार नाल के अंदर जो होता है ना, सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाता है, फिर ग्रसनी के अंदर जाता है, ग्रसनी के बाद में भोजन जाता है ग्रास नली के अंदर, किसके अंदर जाता है, ग्रास नली के अंदर भोजन जाता है, ग्रास नली के बाद में भोजन आगे जाता है अमाशय के अंदर, किसके अंदर जाता है, अमाशय के अंदर जाता है। कभी ध्यान रखना, भोजन यकृत के अंदर नहीं जाता, लीवर के अंदर कभी भोजन नहीं जाता है, अग्नाशय के अंदर कभी भोजन नहीं जाता है, अमाशय के बाद में जाता है छोटी आंत के अंदर, किसके अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है, छोटी आंत के बाद में भोजन जाता है बड़ी आंत के अंदर, किसके अंदर जाता है, बड़ी आंत के अंदर जाता है, बड़ी आंत के अंदर जाता है। बड़ी आंत के बाद में गुदा होता है, गुदा द्वार, मल द्वार बोलते हैं जिसको, गुदा, ठीक है, मल द्वार बोलते हैं, मल द्वार, इससे होकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये होते हैं आहार नाल के पार्ट होते हैं, आहार नाल के भाग होते हैं ये आहार नाल की सामान्य लंबाई 8 से 10 मीटर दे रखी है आरबीएससी की के अंदर, 8 से 10 मीटर होती है आहार नाल। और ये भी बता रखा है कि जो आहार नाल होता है ना, वो जो एक तो होते हैं मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनका आहार नाल क्या होता है, मांस का पाचन आसानी से होता है, ध्यान रखना। मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी, उसका आहार नाल छोटा होता है। और जो जो पेड़ पौधों को खाते हैं ना, घास वगैरह खाने वाले जीव होते हैं, घास खाने वाले जीव होते हैं, उनका आहार नाल क्या होता है, आहार नाल बड़ा होता है। हम ये भी कह सकते हैं छोटी आंत क्या होती है, इनकी बड़ी होती है। घास खाने वाले का आहार नाल क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, पाचन करना होता है, वो आसान नहीं होता है मांसाहारी के अंदर जो मांस का पाचन होता है ना, उसकी तुलना में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आहार नाल के अंदर ये भाग होते हैं। आपको ये पूछ ले कि निम्न में से आहार नाल के अंदर नहीं आता, तो नहीं आता, वो ग्रंथियां नहीं आती हैं, ग्रंथियां, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, यकृत को ग्रंथि माना गया है, अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि, ये आहार नाल के भाग नहीं है, ये अलग से ग्रंथि, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम सबसे पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। मुख गुहा के अंदर, मुख के अंदर क्या क्या होते हैं, दांत होती है, जीभ होती है, जबड़ा होता है, ठीक है, कितने दांत होते हैं, लार के बारे में भी यही देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, और इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में घर्षणी के बारे में तो कुछ ना कुछ खास है नहीं, वो देख लिया। ग्रास नली के बारे में इतना खास नहीं है, यहाँ भी पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल कर्माकुंजनी गति द्वारा भोजन को नीचे खिसकाया जाता है, ठीक है। अमाशय इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत इंपॉर्टेंट है, वो आगे धीरे धीरे एक एक चीज करके पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलो तो शुरुआत करते हैं हम मुख गुहा से शुरू करते हैं। मुख गुहा के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुख के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, जबड़ा होता है, जीभ होती है, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, दांत के बारे में देखेंगे, और लार भी होती है, लार भी होती है, इनको देखेंगे। सबसे पहले हम दांत के बारे में देखते हैं, दांतों के बारे में देखते हैं, दांत, डोंटोलॉजी, दांत का जो अध्ययन होता है ना, डोंट, याद रख लेना भी, अध्ययन होता है, अध्ययन कहलाता है डोंटोलॉजी, डोंटोलॉजी,
जी, डोंटोलॉजी। दांतों का हम अध्ययन करेंगे ना, तो दांत का अध्ययन कहलाता है डोंटोलॉजी। ठीक है, दांत के बारे में देखते हैं, दांत में होता क्या क्या है भी। जैसे दांत के बारे में हम ये देखते हैं, चलो ये होता है, ये जड़ें हैं नीचे, ये मैं दांत बना देता हूँ। दांत के प्रकार भी देखेंगे, ये होता है दांत। ये जो दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है दोस्तों, व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला भाग होता है व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं इनेमल। इनेमल इनेमल पदार्थ होता है यह, जो कैल्शियम व फास्फेट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है ये? कैल्शियम व फास्फेट से मिलकर बना। कैल्शियम फास्फेट का बने होते हैं दांत होते हैं ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है अभी। कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है ना, वो जो दो तत्व होते हैं उनका बना होता है, इनेमल होता है। या हम ये कह सकते हैं दांत होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों से जो यौगिक बनता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इससे क्या बने होते हैं? दांत बने होते हैं। देखो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, सूत्र थाने केमिस्ट्री में सिखास्यूम हुई, कैल्शियम को Ca+2 होता है, फास्फेट का PO4-2 होता है। ठीक है, तो ये 2,2 CaPO4, ये इसका क्या होता है। और ऊपर जो आयन होते हैं -2 नहीं होते, -3 होते हैं, ध्यान रखना। ये आयन भी आपको निकालना सिखाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये आयन वगैरह निकालेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, वरना मैं आपको बता दूंगा ये। तो मुझे बताओ Ca+2 है, ये ऊपर वाला इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो इसका सूत्र क्या बन के आएगा? निकल के आएगा। तभी भी देखो, इससे अच्छा है गलत बताने से अच्छा है आप कहीं आ जाए और गलत कर दो, तो इससे अच्छा है थोड़ा देख के बता दे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ Ca के नीचे आ जाएगा ये 3, ठीक है, Ca के नीचे 3 आ जाएगा, PO, हाँ, और इसके नीचे आ जाएगा ये 2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम फॉस्फेट का हो गया। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ क्लियर हो गई। देखो भी, ये जो दो किताबें हैं इनका मैटर मैंने एक जगह लिख रखा है, ये बुक है मेरी। मैं जब भी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तभी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते, एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं भी पढ़ाते टाइम, आ तो रहे होते हैं पर क्या होता है कि दिमाग से निकल जाते हैं, दिमाग में वो पॉइंट नहीं रहते। तो वो थोड़ा सा एक बार हम देख लें कि हाँ, हमने दांत के बारे में बता दिया बच्चों को, डोंटोलॉजी वगैरह बता दी, दांत के संबंधित और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया होगा, एक बार सरसरी नजर से देख लें कि हाँ यार ये पॉइंट भूल गए, ये बच्चों को बता देते हैं, इसलिए ये रख रखा है दिल एकदम। इनेमल, इनेमल पदार्थ होता है, ये सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जब दंत क्षय होता है ना, तब इसी पदार्थ का क्या होता है? क्षय होता है, वो भी बताऊंगा दंत क्षय कब होता है। और ये बीच में होता है ना, बीच वाले भाग को तो बोलते हैं डेंटिन। क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। और जो नीचे वाली ये रूट होगी, ये ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, ये बीच वाला डेंटिन होता है। इस डेंटिन भाग से जो कुछ तंत्रिकाएं ना, तंत्रिकाएं वो जुड़ी होती हैं, तंत्रिकाएं क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। और मनुष्य के अंदर जो दांत होता है ना, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, मनुष्य के अंदर दांत होते हैं, वो होते हैं 2 बार दांत आते हैं ना, एक बार दूधिया दांत आते हैं, उसके बाद में आते हैं द्विबार दंती होते हैं, द्विबार, ये विशेषता है इनकी, द्विबार दंती होते हैं मनुष्य के दांत। ठीक है, गर्त दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं जिसको। थिकोडोंट, ठीक है, गर्त दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विषम दंती होते हैं। हेटेरोडोंट्स बोलते हैं। तो ये मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं, गर्त दंती होते हैं, गर्त में रसे होते हैं अंदर ना, यहाँ पे इस तरीके से, और विषम दंती होते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो ये मनुष्य के दांत होते हैं, दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। दांत का ऊपर वाला भाग इनेमल पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। दोनों का जो यौगिक बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। कई बार यहाँ बच्चे कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट
कैल्शियम कार्बोनेट करके आ जाते हैं, वो गलत है, ध्यान रखना। ये इसका सूत्र होता है, ये सूत्र भी मिल सकता है आपको, ध्यान रखना। PO4-3 होता है ये, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये बीच वाला भाग डेंटिन कहलाता है, ऊपर वाला इनेमल कहलाता है। एक बार दांत का दिखा देता हूं मैं, फिर हम दांत के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे भी। ये लीजिए, फिर दांत के प्रकार के बारे में देखेंगे। हाँ, ये जो दांत का जो ऊपरी भाग होता है ना दोस्तों, उसको क्राउन बोलते हैं, शीर्ष भाग बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं आता, नेक बोला जाता है बीच वाले भाग को, बीच वाले भाग को नेक बोलते हैं, रूट बोलते हैं नीचे वाले का, नहीं आता, अभी पूछा नहीं जाता, थोड़ा ध्यान, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना दांत वाला, ये इनेमल पदार्थ है। ये बीच वाला भाग होता है, ये डेंटिन होता है पूरा का पूरा। ये क्या होता है, डेंटिन होता है। डेंटिन के अंदर ये मैंने बताया था ना, ये होती है तंत्रिका, तंत्रिकाएं होती हैं ये, है ना, ये तंत्रिकाएं होती हैं, ये आगे जाकर खून में कनेक्ट होती है, ठीक है, आपको बताती है। अब हम इससे आगे देखेंगे दांत के जो प्रकार होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं दंत सूत्र बता देता हूँ आपको, दंत सूत्र से आपकी पूरी याद रह जाएगी, याद करवाने का काम मेरा, इट नो टेंशन। दंत सूत्र होता है, वो होता है 21 से 23, कितनी रहे, 21-23, 21 से, अरे साल 21-23 तो याद रह जाएगी रे, 21 में की विशेष होड़ो पाजे हो थारे, 23 में विशेष होड़ो पाजे हो, ठीक है। 21-23, 21-23, ऊपर वाले जो दांत हैं वो ऊपरी जबड़े के हैं, नीचे वाले दांत हैं वो निचली जबड़े के हैं। पर ध्यान रखना, इनको हम 2 से गुणा कर देंगे, और नीचे दोनों साइड में 2 से क्या होगा, ये गुणा होगा। अब ऊपर वाले दांत हैं वो ऊपरी जबड़े के हैं, नीचे वाले दांत हैं निचले जबड़े के हैं। अब ये पहले वाले दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, कर्तक, इंसाइजर। ये जो दांत होते हैं ना, ये दांत होते हैं, ये होते हैं रदनक, क्या होते हैं, रदनक होते हैं, केनाइन। ये जो दांत होते हैं ना, ये होते हैं अग्र चौणक, अग्र चौणक, अग्र चौणक होते हैं, तो बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर बोलते हैं। तो बोलते हैं चौणक दांत, क्या बोलते हैं, चौणक दांत, चौणक दांत होते। देखो भी, अब आपको ये याद हो जाएगा, 21-23 यूनिट में यहाँ से प्रश्न पूछा था, क्या कर्तक दांत होते हैं, रदनक होते हैं, अग्र चौणक होते हैं, चौणक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा। आगे वाले दांत होते हैं वो कर्तक होते हैं, उसके पीछे वाले रदनक, फिर अग्र चौणक, फिर पीछे वाली जो जाड़ होती है वो होती है चौणक, ठीक है। प्रीमोलर इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो कई बार इंसाइजर, केनाइन और प्रीमोलर और मोलर ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कर्तक दांतों की संख्या, अब आपको ये पूछ लिया जाए कर्तक दांतों की संख्या कितनी होती है, ऊपरी जबड़े में कितनी होती है। ऊपरी जबड़े में 2 है, और 2 को 2 से गुणा करना है, कितना है ऊपरी जबड़े में, 4 क्या है कर्तक दांत है। निचले जबड़े में, निचले जबड़े में 2 है, 2 को 2 से गुणा करना है, 4, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कर्तक दांत टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। चलो, रदनक दांत ऊपले जबड़े में 1 को 2 से गुणा करो 2, निचले जबड़े में 2, 2 और 2 4। अगर चौणक, अगर चौणक ऊपरी जबड़े में 2, 2 को 2 से गुणा करो भी कितने, 4, और फिर 2 को 2 से गुणा करो 4, मतलब ऊपले जबड़े में 4, निचले में 4, तो कितने हो गए, ये भी 8 हो गए, ठीक है। अब आता है चौणक की बात करते हैं। चौणक ऊपले जबड़े में 3, 3 को 2 से गुणा करना, 3 दुआ 6, निचले में भी 6, 6 6 12। अब इनको जोड़ो, टोटल 12, 12 तो ये हो गए, और 12 और 8 है 20, ये हो गया। टोटल कितने हो गए, 32 दांत। मनुष्य के अंदर कितने दांत होते हैं, टोटल है 32 दांत होते हैं, ये अपना दांत। और ये जो दांत है, एक दूधिया दांत का सूत्र आता है, दूधिया दांत, दूधिया दांत की संख्या होती है 20, कितनी होती है, दूधिया दांत होते हैं 20। मनुष्य में जो दांत आने शुरू होते हैं ना, वो पहले वाले आगे वाले कर्तक आते हैं, 6 माह का जब बालक होता है तब दांत आने शुरू हो जाते हैं। दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है दूधिया दांतों की संख्या। उसका भी एक सूत्र है, 2102, 2102, 2102, उनको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, दंत सूत्र। ये किसका है, ये दूधिया दांतों का। अब आपको ये पूछ ले जाए कि दूधिया दांतों के अंदर जो 20 दांत होते हैं उसके अंदर कर्तक दांत कितने हैं, तो आप 2 को 2 से गुणा करोगे 4,
ये भी 4। ठीक है, 2 को 1 से गुणा करोगे। पर ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो दूधिया दांत होते हैं ना, उनमें अगर चौणक दांतों की संख्या 0 होती है, अगर चौणक की संख्या क्या होती है, 0 होती है, तो सीधा दंत सूत्र 21 23 21 23 21 02 21 02 ये दूधिया दांतों का क्या है, उत्तर है। अब दांत के प्रकार और ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में, और इनका काम क्या होता है वो लिख लेंगे। काम यही लिख लेते हैं भी। ये जो दांत होते हैं ना, देखो कर्तक दांत होते हैं, ये काम लिख ही लेते हैं भी। यहाँ लिख दूं क्या, टाइम कम लगेगा, चलो आगे लिख, टाइम देखियो भी। कर्तक नाम से ही है गिरे, शायद याद रख लियो आपने। कर्तक, रदनक, अग्रचौणक, चौणक। इंग्लिश में ध्यान रखियो भी थोड़ा, मोलर, प्रीमोलर, ये छोटी आएगी, ये फिर हिंदी का व्याख्या तापा मिल जावा। और इनसाइजर रदनक को बोलते हैं केनाइन, इंग्लिश नाम याद रखना इनकी। अब देखो ऊपरी जबड़े की बात करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपरी जबड़े। निचला जबड़ा, इसके कार्य क्या होते हैं ये देखते हैं। तो मुझे बताओ कि उसकी संख्या डायरेक्ट लिख दूं क्या, 4 2 4 6, 4 2 4 6, 4 2 4 6, सूत्र में देख लियो भी आई पाओगे। कार्य की बात करते हैं, जो कर्तक दांत होते हैं ना दोस्तों, वो आगे वाले दांत होते हैं, जो आपके आगे वाले दांत होते हैं ना, वो कर्तक दांत होते हैं। तो इनका काम होता है, इनका काम होता है काटना। क्या होता है, काटना होता है, भोजन को काटना। ठीक है, ये क्या होते हैं, धारदार होते हैं। ये आरबीएससी की बुक के अंदर लिखे हैं कि जो कर्तक दांत होते हैं ना, उनका काम होता है काटना, भोजन को क्या करना, सबसे पहले काटना। ठीक है, काटना होता है। और ये जो क्या होते हैं, ये धारदार होते हैं। उसके बाद में रदनक दांत, तो ये तीखे वाले जो दांत है ना, ये है रदनक दांत। ये जो 2 दांत हैं तीखे वाले, 2 नीचे हैं तीखे वाले, एक जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके ज्यादा बड़े हुए होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं मांसाहारी जीवों के। तो ये जो रदनक है ये ना, इनका काम होता है चीरना और फाड़ना, चीरना व फाड़ना। ये कैसे होते हैं भी, ये नुकीले होते हैं, नुकीले। ठीक है, अब जो अगर चौणक और चौणक, वो जाड़ों के अंदर आ जाती हैं, जाड़ आ जाती है। अगर चौणक आगे वाली जो जाड़ है वो, इनका काम होता है चबाना, चबाना, और इसका काम भी होता है चबाना। ये इसकी विशेषताएं क्या है भी, ये क्या होते हैं, ये खुरदरे होते हैं, ध्यान रखना, ये खुरदरे होते हैं, दोनों के दोनों खुरदरे होते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये दांतों के बारे में मैंने बता दिया है। और दांतों के बारे में जो और कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और दांतों के डायग्राम भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब दांत के बारे में और देखते हैं। आपने सुना है कि जो चूहा होता है और खरगोश होता है, वो कतरने का काम करते हैं ना, काटने का काम करते हैं। उसके अधिक जो विकसित होते हैं वो होते हैं इंसाइजर दांत, इंसाइजर, ये अधिक विकसित होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी, उसके केनाइन, तदनक दांत होते हैं ना, वो अधिक अधिक विकसित होते हैं। चूहा और खरगोश के अंदर हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं ना, हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं, हाथी के बड़े दांत, वो तीन साइजर होते हैं। ठीक है, रखना, जो बड़े वाले दांत होते हैं ना, बाहर दिखा, हाथी का दिखाने का दांत हुए इन साइज। इसके बाद में और तो कोई पॉइंट बनता नहीं है अभी। और एक मैं बताता हूँ दंत क्षय क्या होता है, दंत क्षय। तब क्या होता है कि जो लार वगैरह होती है, भोजन वगैरह होता है, हम सही तरीके से खाना खाने के बाद में सही तरीके से मुंह को साफ नहीं करते ना, तो वहां जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और सामान्य तो जो जीवाणु होते हैं ना, वो अम्लीय प्रवृत्ति को क्या कर देते हैं दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं।
मैं आपको ये बताऊं कि अम्ल जो मुंह है कि जो पीएच मान होता है ना, पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा आपको, पीएच स्केल क्या होता है आगे बता। दंत क्षय, दंतों का क्या होना, क्षय होना। मुंह होती है ना अपना मुंह की या लार की बात करें, लार मुंह या लार के जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान होता है वो होता है 6.8। ये पीएच स्केल होती है, एक पीएच स्केल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यहाँ 0 लिखा होता है, यहाँ 7 लिखा होता है, यहाँ 14 लिखा होता है। जैसे जैसे यहाँ इस साइड में बढ़ेंगे अम्लीयता प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी, ज्यादा अम्लीय होगा। अगर किसी का पीएच मान अगर 2 है और किसी का 6 है ना, ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी है, 2 वाले की है। इधर से बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। किसी का 14 है पीएच मान और किसी का 8 है पीएच मान, तो ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, ये होगा। और 7 होगा ना, ये होगा उदासीन विलियन, न अम्लीय होगा न क्या होगा, क्षारीय होगा। ध्यान रखना मुख का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8। जब ये जो जीवाणु होते हैं ना, ये जीवाणु ये अम्लीयता प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, अम्लीयता बढ़ा देते हैं। बढ़ा देने का मतलब है पीएच मान क्या होगा, इससे कम होगा। तो कब होगा ये दंत क्षय, कब होना शुरू हो जाएगा, जब पीएच मान मुख का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा ना, से कम होना शुरू होगा, तब वो इनेमल पदार्थ है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब दंत क्षय कब होता है, जब 5.6 से क्या होती है, पीएच मान कम होती है। तभी तो हमें दंत मंजन करते हैं भी, दांतों को साफ करने के लिए कोलगेट को काम में लेते हैं ना। ठीक है, टूथपेस्ट को काम में लेते हो आप, क्योंकि उसके अंदर क्षारीय प्रकृति होती है। टूथपेस्ट क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, और वो अम्लीय प्रकृति को क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। तो दंत क्षय कब होने शुरू होते हैं, जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तब दंत क्षय की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ से पूछा हुआ है। तो आगे वाले जो है वो अगली क्लास में पूरा करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आया है, जहाँ तक पढ़ा है वहां तक। अब मैं भी लेट हो रहा हूँ, स्कूल जाना है। ओके, जय हिंद।